नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और वक्त हो चला है आपकी पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए निम्मी और दिव्या, शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबरें। पहली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और पेपर लीक मामले पर अपडेट आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आज सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, साथ ही परीक्षा को रद्द करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। शुरू से ही कोर्ट की यही जो है वो स्टैंड रहा है कि वो रद्द नहीं करने वाला पेपर को, क्योंकि ऐसा प्रमाण नहीं है कि भाई ये पूरा भारतवर्ष में, पूरे भारत के लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पर हर जगह पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनएटी और नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में कहा कि परीक्षा में की गई फ्लिप फ्लॉप से बचना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस तरह की फ्लिप फ्लॉप छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द न करने के कारणों को शामिल करते हुए आज अपना फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम छात्रों की बेहतरी के लिए लापरवाही नहीं कर सकते। साथ ही शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि जो पेपर से संबंधित जो भी परेशानियां सामने आई हैं उन्हें केंद्र को इस साल ही ठीक कर लेना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है और लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान की जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की CCTV कैमरे की निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो तैयार करने पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राजनीतिक टिप्पणी भी सामने आई है। बीजेपी एक और कोर्ट के फैसले पर सहमति जता रही है, जबकि विपक्ष कोर्ट की टिप्पणी से सहमत नजर नहीं आ रहा। वो लाजमी भी है, ऐसा होता भी है। विपक्ष बिल्कुल भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। जब नीट यूजी का मामला आया और उसमें पेपर लीक की खबर आई और जो विसंगतियां थी, उसमें जो दिक्कतें थी, उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा था और जो विपक्ष के छात्र संगठन हैं खास तौर पर, उनकी तरफ से भी व्यापक तौर पर प्रदर्शन किए जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ सर्वोच्च अदालत के पास था, ना तो काउंसलिंग रद्द की गई, ना ही परीक्षा को रद्द किया गया, क्योंकि कहा गया है कि लिमिटेड जगहों पर ही ये पेपर लीक हुआ है, इसको रद्द नहीं करना। हाँ, सुझाव ये दिए गए हैं कि अब दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सख्त टिप्पणी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अब इस खबर का आप पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब आपको इस पूरी खबर का पक्ष समझाते हैं। नीट यूजी परीक्षा पर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार एक ही बात कह रही थी कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है। अगर कहीं पर पेपर लीक हुआ है तो व्यक्तिगत आधार पर जांच की जाएगी। एजेंसी इसकी जांच कर रही है और कार्रवाई भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को मान्य कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत करता हूं। सरकार ने हमेशा कहा है कि पेपर लीक केवल 1 या 2 स्थानों पर हुआ था और इसका पूरी परीक्षा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी और विपक्षी नेता देश के सभी 23 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई बड़े पैमाने पर विसंगति नहीं है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी सिन्हा। शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की, वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to 1 or 2 places, and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination.
तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हूं, क्योंकि नीट की परीक्षा की सत्यनिष्ठा समाप्त हो चुकी है और मेरी राय में इस परीक्षा के आधार पर प्रवेश देना अनुचित है, क्योंकि हम इसमें विसंगतियां सुन रहे हैं और एक छात्र जिसके कथित तौर पर 700 से अधिक अंक आए हैं वो 12वीं की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। कैसे एक छात्र जो 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने में असक्षम है वो नीट में इतने उच्च अंक मिल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहा है और गुजरात और दूसरे जगहों पर भी ऐसा मामला आया है। मेरा मानना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। 20 सालों में किस किस ने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई नीति बना देनी चाहिए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक न हो और ऐसा करने वालों को कठोर सजा मिले। तो बता दें आपको, यहाँ पर विपक्ष जो है पूरी तरीके से घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि 20 सालों से जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सब पर जांच बैठनी चाहिए और उन सब आरोपी को सामने लाना चाहिए। तो बता दें कि यहाँ पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पटना और हजारीबाग ये 2 जगह ऐसे हैं जहां से नीट पेपर लीक मामला जो है वो सबसे ज्यादा पाया गया और जिसके रडार में पटना और हजारीबाग ये 2 जगह हैं। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब जो है वो री एग्जाम नहीं होगा और जहां पर भी इस तरह की जो पेपर लीक का जो मामला हो रहा है आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये एक फैसले के रूप में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सामने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको देखिए तो फिर चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हो गया, नया चेयरमैन क्यों आ गया, इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना। नीट्स के बाद भी हुआ है और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और FIR लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students because we are hearing great anomalies. A student who supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. So these कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा में उनके हालिया चक्रव्यूह वाले भाषण को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। ये विचित्र बात कही गई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए यानी राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि उन्हें ईडी के ही सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि केंद्रीय जांच एजेंसी उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रही है, यानी कि रेड हो सकती है। जिस पर कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया। लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट के चलते एक बार फिर से अब राजनीति है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया है, इसका कोई आधार नहीं बताया गया है, कोई सूत्र नहीं बताया गया है। केवल आरोप इस तरीके से लगाना, वो भी सरकार पर, इस तरीके से अब वो जवाब ही आ रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से कहती थी कि भाई मेरे पर कार्रवाई होगी, लेकिन अंततः जब वो हो गई तो क्या वो गलती छुपाई जा सकती है? बड़ा प्रश्न है, जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन खबर को मैंने आपको बता दी, अब इसका पक्ष जानिए दिव्या से। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय नेता लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ईडी भ्रष्टाचारी के ऊपर छापेमारी करती है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी छापेमारी करेगी, भ्रष्टाचार नहीं किया है तो छापेमारी नहीं होगी। आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किस बात का डर है, या उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिससे उन्हें ईडी की चिंता सता रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष है। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। यानी कि लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर यूं कह रहे कि सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी को उनके ईडी वाले बयान पर, ईडी वाले पोस्ट पर घेरने का काम जारी है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी सिन्हा। अपने मुंह मियां मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो उस आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से। तो चलिए इस खबर पर अब विपक्ष आपको बताएंगे। राहुल गांधी के ट्वीट पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया। चुनाव परिणाम से सबक सीखने की जगह एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में रखा। सीबीआई का कांटा फंसाकर उन्हें जेल में रखा गया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी अगर उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रच रही है तो ये प्रमाण है कि बीजेपी अपनी तानाशाही के जिद पर अड़ी हुई है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब सरकार डर जाती है तो वो ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के माध्यम से कैसे अपना एजेंडा चलाती है। तो देखिए यहाँ पर विपक्ष जो है वो सरासर जो केंद्र सरकार है उस पर सीधा निशाना साधते हुए कह रही है कि जब सरकार डर जाती है तो वो ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है, और जिस तरह केजरीवाल पर ईडी सीबीआई बैठाई गई उसी तरीके से अब राहुल गांधी पर ईडी और सीबीआई की जांच बैठाई जाएगी। देखिए, ये खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही पूर्ण अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ने की तरफ अपने जिद पर अड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने जनादेश दिया भाजपा को कि देश के लोगों को लोकतंत्र की, संविधान की हत्या पसंद नहीं है। विपक्ष के लोगों पर जिस तरह से टारगेटेड तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो पसंद नहीं है। लेकिन चुनाव परिणाम से भी सबक सीखने की जगह जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, फिर भी सीबीआई का कांटा फंसा करके उनको जेल में रखा गया है। और अब देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र भाजपा फिर शुरू कर रही है तो ये इस बात का प्रमाण है। महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत तथ्य पेश करने के आरोप में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। पूजा खेड़कर की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत याचिका विरोध करते हुए कहा कि पूजा खेड़कर को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज दाखिल किए हैं, यानी फेक डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं। उन्होंने पूरी तरह
होश में रहकर ये गड़बड़ी की है, होशो आवाज में गड़बड़ी की है, जबकि यूपीएससी के नियम साफ साफ कहते हैं कि अगर आप फर्जी दस्तावेज जमा करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा गया है। इसीलिए साफ तौर पर खेड़कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया था और पूजा खेड़कर के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये हुई है। इसके साथ ही यूपीएससी ने उनके भविष्य में फिर से यूपीएससी परीक्षा देने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कोई दरवाजा खुला नहीं है उनके लिए। यूपीएससी ने बुधवार की शाम को बयान जारी कर ये जानकारी दी थी। इस बीच पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने पूजा खेड़कर द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप से इनकार कर दिया है। तो ये पूरी खबर आपने देखी, अब इस खबर का पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए पक्ष जान लेते हैं। पूजा खेड़कर अपने शौक और सुविधाओं के लिए चर्चा में आई थी। पूजा खेड़कर पर आरोप लगाया गया कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने उन सुविधाओं की मांग की जिसकी वो हकदार नहीं थी। इसके अलावा उन पर एक वरिष्ठ अधिकारी की चैम्बर पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और जिसके बाद पुणे कलेक्टर ने महाराष्ट्र शासन को इस विषय की जानकारी दी और जिसके बाद पूजा खेड़कर को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। कलेक्टर की सख्ती पर पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पूजा खेड़कर ने कोर्ट को बताया कि मैंने कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए मेरे खिलाफ यह सब हो रहा है। यह सब जिलाधिकारी के इशारे पर हो रहा है। कलेक्टर ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा। मैंने कहा कि मैं योग्य आईएएस हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी, जिसके बाद ये तमाम जो कार्रवाई है वो की गई है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष का कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी निम्मी सिन्हा। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताएंगे। और उत्पीड़न के आरोप पर पुणे कलेक्टर दिवासे ने कहा है कि पूजा खेड़कर 3 से 14 जून तक जिला कलेक्टर कार्यालय से अटैच थी। इस दौरान वो पूजा खेड़कर से महज 3 बार मिले। ये मुलाकात आधिकारिक थी और इस दौरान अन्य अधिकारी और वकील भी मौजूद थे। दिवासे ने कहा कि उनकी पूजा से कभी भी अकेले मीटिंग नहीं हुई, नहीं उन्होंने पूजा से कभी अकेले कोई बात की। 14 जून के बाद उन्हें संभागीय आयुक्त के कार्यालय से अटैच कर दिया गया था। आगे कलेक्टर ने यह भी बताया कि मेरी रिपोर्ट के जवाब में राज्य सरकार को लिखे अपने पत्र में पूजा खेड़कर ने उत्पीड़न का कोई दावा नहीं किया। ये मुद्दा तभी उठा जब उनका तबादला वाशिम में कर दिया गया और बाद में ये बात सामने आई। तो आपको बता दें इससे पूरे मामले पर जो है अभी भी जो कार्रवाई है वो जारी है, तफ्तीश जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या इसके पीछे भी कोई और अधिकारी मौजूद है। तो ये बड़ा सवाल है।